अस्सलाम वालेकुम। भांत भांत के फार्मूले जगह जगह डिस्कस हो रहे हैं, देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा और कौन सी हुकूमत कहाँ बनेगी। और यानी शेख रशीद ने जो फायरिंग सीधी चौधरी ख़ानदान पे की है उसके बाद ये ज़ाहिर है कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन शेख शीदा पागल हो गया ना, अपना शीदा बेचारा शीदा होया आजकल बेचारा टेंशन शीदा टेंशन। तो शीदा बेचारा जो है वो टेंशन में है अपना, क्योंकि उसको अब उसकी अब अगर आप चेहरे पे भी देखें तो आपको उसके चेहरे पे बड़ी एक बेचारे पे ना यतीमी, परेशानी, खौफ व हरास, वो सब कुछ का मजमूआ अगर किसी बच्चे को ये बताना हो ना कि खौफ किसे कहते हैं, हरास किसे कहते हैं, यानी परेशानी किसे कहते हैं, शौक किसे कहते हैं, तो वो आजकल उन बच्चों को, नौजवानों को दिखाएं कि शेख रशीद का चेहरा देखा करें। इस चीज़ को, चेहरे के ये वाले तासुरात होते हैं। कोई एक्टर बनने का शौक हो ना किसी को एक्टर बनने का, वो कहे कि यार परेशान कैसे होते हैं, खौफ व राज क्या होता है, मुस्तकबिल का अंदेशा, मैं शक्ल कैसी बनाऊं कि मेरे चेहरे पे खौफ भी लगे, मुस्तकबिल का अंदेशा भी लगे और एक यतीमी भी लगे, मायूसी भी लगे। तो वो डायरेक्टर जो है ना, फिल्म डायरेक्टर, वो एक्टर को बताएगा कि शेख रशीद की तस्वीर देखो आजकल, उसका चेहरा देखो, तो बस वैसा चेहरा मुझे चाहिए ताकि मेरे सीन की पूरी परफॉर्मेंस तुम्हारी निकल सके, जो शेख अपने शेख शीदे के बेचारे की हालत है। अच्छा एक फार्मूला जो विद इन पीटीआई डिस्कस हो रहा है जी, वो ये है कि यानी ऑप्शंस डिस्कस हो रही है, उनमें एक ये है कि महराज खालिद वाला जो रिपीट किया जाए। अच्छा, होना ये नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा लेकिन इनका फार्मूला ये है कि जिस तरह फारूक लगारी ने बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट तोड़ी, तो उसके बाद हुआ इफेक्टिवली ये था कि उसने, यानी जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की ए टीम थी जो हुकूमत कर रही थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके साथी फेडरल कैबिनेट, फारूक लगारी ने वो यानी उसको तोड़ा और जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई, असेंबली से नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई, वो पीपल्स पार्टी की ही यानी बी टीम थी यानी मलक महराज खालिद बहुत ही दरवेश आप कहिए सियासतदान थे, बड़े ऑनरेबल आदमी थे और लोअर मिडिल क्लास, और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ना, यानी पैसे के बगैर उन्होंने बताया कि ज़िंदगी कैसे इज़्ज़त से गुजारी जाती है। बहरहाल वज़ीर आज़म हुए और केयर टेकर, तो उसके बाद यानी इलेक्शन हो गए, मियाँ साहब आ गए। तो उस तरह का एक फार्मूला पीटीआई ने बड़ा बेचने की कोशिश की है कि यानी उस तरह का कोई काम किया जाए कि इमरान खान को आप हटा दें और नापसंदीदा लोगों को हटा दें और पीटीआई की ही एक बी टीम निकाल के यानी उस तरह का एक गवर्नमेंट बन जाए और उसके बाद चल जाए। लेकिन ये इसको भी ये फार्मूला वो पीटीआई के अंदर से कोई बी टीम बरामद ही नहीं हुई जो उस काबिल हो कि मौजूदा चैलेंजेस में इस तरह की कोई बी टीम ला के बैठाए। इनकी बी टीम भी फारिग है। उसकी वजह यह है कि जहां जहां ये प्रपोजल डिस्कस हुआ वहां पे जो इतराज आए वो ये आए कि इनकी जो ए टीम ही फारिग है, यानी जिस पीटीआई की ए टीम का ये हाल है, इमरान खान और उसकी फेडरल कैबिनेट, इसकी बी टीम हम उठा के लाएंगे पाकिस्तान चलाने के लिए, तो वो तो मजीद बड़ा गरक हो जाएगा। तो वो बिल्कुल ये फ्लॉप हो गया। अच्छा, अब आगे चलें। एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों उसको यानी नजरअंदाज कर रहे हैं, और या ये है कि सियासी गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा है कि तवज्जो उस तरफ नहीं हो रही, वो है इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग वाला पीटीआई का केस है। प्लीज डोंट टेक दैट लाइटली। वो अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखें, ये जो केस है ना फॉरेन फंडिंग, ये पीटी इलेक्शन कमीशन का, ये इसका फैसला आएगा तो जाहिर है ये अपील में जाएं। अब ये हाई कोर्ट से शुरू करें कि ताकि इनको सुप्रीम कोर्ट का टाइम मिले, या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएं। बहरहाल इसका फैसला ये 2 महीने खींच लें, 1.5 महीना इलेक्शन कमीशन के फैसला आने के बाद वो फैसला क्या होगा, कानून क्या कहता है, और फिर ये अपील में जाएंगे। यानी वो सारा अगर, यानी जब ये कंक्लूड हो जाएगा, इसको जितना मर्जी खींच लें, लेकिन जब ये कंक्लूड होगा तो होना क्या है, यानी फॉरेन फंडिंग साबित हो गई ना, इंडियन फंडिंग भी साबित हो गई, छुपाना भी साबित हो गया, ये सब साबित हो गया ना, तो फिर एक नतीजा निकलेगा ना उसका। वो नतीजा क्या है, इलेक्शन कमीशन यानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। यानी बतौर सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि इस पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है जिसका इसने हिसाब नहीं दिया। इंडिया से भी फंडिंग आई हुई है, तो रूल्स के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। जब इस पर पाबंदी लग जाएगी तो जो इसने टिकट जिस एमपीओ को भी सिंध में इशू किया, पंजाब में किया, पख्तूनख्वा में किया, वो जितने एमपीएस को उसने टिकट इशू किया है जो उसके टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, वो तमाम एमएनएज जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े, वो टिकट सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे।
जिसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे एमपीए और सारे के सारे एमएनए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई तो नहीं कहना चाहिए, डी सीट हो जाएंगे, क्योंकि उस अगर पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लग जाती है तो जो उसके इशू किए हुए टिकट हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इतनी बड़ी तादाद में जब एमपीएज और एमएनएज जब डी सीट होंगे, इतनी सी नशिस्तें खाली होंगी, वो पंजाब असेंबली हो, वो पख्तूनख्वा असेंबली हो, वो सिंध असेंबली में तो खैर चले कम है, लेकिन नेशनल असेंबली में इतनी बड़ी तादाद में जब एमएनए चले जाएंगे तो मेरे भाई उसके बाद आप क्या समझते हैं, बाई इलेक्शन होंगे? खुद सोच लेना, फिर बाई इलेक्शन की तो कोई तुक ही नहीं रह जाती ना, तो फिर तो जनरल इलेक्शन की तरह जाना पड़ेगा आपको। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप अंडरस्टैंडिंग की तहदियों से करते हैं कि तुम 1.5 साल के लिए आ जाओ या 6 महीने के लिए आ जाओ। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी ये एक तरफ है फोकस कि अच्छा जी अब चौधरी परवेज इलाही मिसाल के तौर पे पंजाब में आ जाते हैं तो वो इस शर्त पे आ रहे हैं कि 1.5 साल फिर हुकूमत चलेगी, या ये कि अच्छा नेशनल असेंबली में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी 1.5 साल की अंडरस्टैंडिंग होगी। यही बातें हो रही हैं ना, ये खदशात का इजहार हो रहा है कि अच्छा इत्तेहादी आ गए तो फिर वो 1.5 साल खींच जाएंगे, हमें तो फौरन इलेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं होता। नंबर 1 तो यह है कि परवेज इलाही साहब जिस वक्त वज़ारत आला पे आएंगे, अगर पीएमएलएन की सपोर्ट से आते हैं, तो वो किसी भी दूसरे आदमी से बढ़ के नवाज शरीफ को हैप्पी करने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी दूसरे आदमी से आगे बढ़ के वो कोशिश करेंगे कि आइंदा भी उनका कोई यानी रोल बतौर स्पीकर ही सही या कोई उनका रोल किसी भी तरह से अगर ना मिले तो कम से कम वो इतनी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनको मारना पड़े। तहफ़्फ़ुज़ तो चाहेंगे ना, वो लड़ने वाला दम उस तरह को तो नहीं है पीछे अगर उनको कुछ ना हो तो। यानी अगर आप इलेक्शन कमीशन वाला जिसको हम मुस्तकिल इग्नोर कर रहे हैं, इस उसको बिल्कुल ना भूलें। वो सब का सब मंजर बदल सकता है, हर चीज़ उठा के अंडरस्टैंडिंग्स जो आजकल चल रही है ना, ये सारी वादे और वईद और ये वो, कोई हर्ज नहीं है वादे करने में और कोई हर्ज नहीं है यानी किसी को वज़ीर आला बनाने में, किसी को वज़ीर आज़म बनाने में, एज लॉन्ग एज ये केस चल रहा है। ये इसका जो रिजल्ट है वो पूरे मंजर को पलट के रख देगा और उसके बाद फिर यानी जनरल इलेक्शन और सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन, इसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी लॉस में होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक ख़ास हद के बाद जाके वो कोई ज़्यादा इस बात पे उनको भी एतराज़ होगा। वो अवामी पार्टी है, उतर आएंगे, मैदान में ही उतरना है ना, उतर आएंगे। तो मतलब ये अब डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड किस चीज़ पे करता है? अगर तो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला और फिर सारी अपीलें ये सब कुछ कंक्लूड अगर यानी 2 महीने या 3 महीने के अंदर हो जाता है, अभी तो 7 साल से अटका हुआ है ना, नहीं आ रहा फैसला, तो अगर तो अटका रहा फिर तो अटका रहा, मजीद 10 साल नहीं आ सकता। लेकिन अगर आ गया, पावर गेम है ना, तो अगर वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फैसला आ जाएगा। जब फैसला आ जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन नहीं, फिर इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन की तो तुक ही नहीं रह जाती। सो इसको मैं आपकी तवज्जो यहां दिलाना चाह रहा था इस सारी की सारी बहस में। अब आगे आए, देखिए इस वक्त जो सियासत का मरकजी किरदार है, प्लीज डोंट फॉरगेट हिम, उसका नाम नवाज शरीफ है। वो लंदन में बैठा हुआ, अभी पाकिस्तान वो नहीं आया, अभी वो पाकिस्तान नहीं आया, अभी वो लंदन बैठा हुआ है। और जहां बैठ के वो जितनी खूबसूरत उसकी सियासत है, आपने देख लिया कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को हटाने में और उसके बाद जिसने किरदार जो अदा किया था, वो यानी या तो छुप के और या सबके सामने, वो लंदन भी आया, वो नवाज शरीफ के फ्लैट पे भी गया, नवाज शरीफ से माफ़ी भी मांगी। ठीक है, अब इन्होंने किसकी माफ़ी कबूल की, किसी की नहीं की, किसी भी खामोश हो गए, यानी वो इनकी यानी ज़ाहिर है तबीयत है या मिजाज है। दूसरा आगे अब बढ़ के वो उस तरह मतलब है, चूँकि इमरान खान की तरह तक वो कभी आपने यानी कितना 12 अक्टूबर के बाद जो सख्तियाँ नवाज शरीफ ने देखी हैं, उसने परवेज़ मुशर्रफ को भी यानी जानवर नहीं कहा, उसने परवेज़ मुशर्रफ वाली उस ज़माने की फ़ौज को भी जानवर नहीं कहा, उसने कभी इस तरह से हज़ियान नहीं बका, उसने कभी इस तरह से अपने मुखालफों की यानी ये चूहे, यानी ये को बात है, यानी इस तरह की गालम गलोच उसने नहीं की। कौन सा वो कौमी राज है जो नवाज शरीफ के पास नहीं होगा? यानी कौमी राज की मैं बात कर रहा हूं। जो इल्जाम पाकिस्तान पर दुनिया लगा रही है, अगर नवाज शरीफ कभी गुस्से में, कभी किसी सदमे में, कौन सी आफत उस पर नहीं गुजरी? एक इशारा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ की मुसीबतों और मुश्किलात के ऐसे पहाड़ ला सकती थी कि निकलना मुश्किल हो जाता, लेकिन उसने मतलब झूठी क्या सच्ची गवाही भी नहीं दी। एट द एंड ऑफ द डे वो मैच्योर आदमी है, वो पाकिस्तानी है, पावर गेम को समझता है और ये जानता है कि जाती इंतकाम वो मुल्क से नहीं ले सकता, जाती इंतकाम वो अपनी ही कौम से ले ले। जाती इंतकाम क्या वो इमरान खान की तरह करे, ये जो इमरान खान अब कर रहा है कि अच्छा मैं तो गया, मैं सारे मुल्क को आग लगा के चला जाऊंगा। नवाज शरीफ ने ये नहीं किया।
नवाज शरीफ अपने वक्त का उसने बड़े सब्र से इंतज़ार किया। हर वो आदमी, हाँ ये ज़रूर है कि वो मियाँ साहब की जो ख्वाहिश थी कि वो टीवी पे आके माजरत हो, कौम के सामने माना जाए, कौम के सामने माजरत हो, कौम के सामने माफ़ी हो। तो अब ये तो जाहिर है कि वो अब कहीं भी डिस्प्यूट आ जाए, किसी भी जगह डिस्प्यूट आ जाए, पार्टनरशिप में आ जाए, कई रिलेशनशिप में आ जाए, वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाए, सौदेबाजी में आ जाए, किसी भी चीज़ में, पॉलिटिक्स में आ जाए, पावर पॉलिटिक्स में आ जाए, तो डेडलॉक जब कैसे ख़त्म किया जाता है? डेडलॉक ख़त्म करने का तरीका यही होता है कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने मौक़िफ़ से उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तो अगर नवाज शरीफ इस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं कि सही है, कौम के सामने उनकी तो डिमांड ये थी कि कौम के सामने टीवी पर माफ़ी मांगी जाए, वो सारे किरदार, तो उन सारे किरदारों ने इसका मतलब है कि फिर टीवी पर अगर माफ़ी नहीं मांगी तो यहां पे आके माफ़ी मांगी, इन पर्सन माफ़ी मांगी, इन पर्सन माफ़ी मांगी तो मुमकिन है उसका भी कोई रिकॉर्ड हो। ये तो हो गई एक साइड कंसेशन कि अच्छा टीवी पे आके आपने कौम से यानी के सामने माफ़ी, तो उसका फिर ये हो गया, पीछे हट गया, चले ठीक है यहां पे आके माफ़ी मांग रहे, यहां पे आके माफ़ी होगी, लेकिन जवाब में भी तो कुछ मिला होगा ना। यानी अगर नवाज शरीफ ने ये बात मान ली कि ठीक है जी आप टीवी पे आके माफ़ी ना मांगे, मेरा मुतालबा था, मैं पीछे हो जाता हूँ, आप यहाँ बैठ के माफ़ी मांग लें, ठीक हो गया, आप माने और आगे की ज़मानतें थे, ये सब कुछ हो गया। तो नवाज शरीफ ने भी तो कुछ मांगा होगा ना, ये तो बात मान ली नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने आगे से कुछ बनवाया नहीं होगा, कोई अकल, यानी ठीक हो गया। तो अब जब आप इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो फिर ये बातें बेमानी हो जाती हैं। यानी किसने बनना है, क्या होगा, वजीर किसने बनना है, कितना अरसा होगा, यानी अभी नवाज शरीफ यहाँ बैठा है, जब ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर बात बिल्कुल और हो जाएगी। और उसके बाद भी लोग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि फिर मैंने क्या करना, फिर जब शेर सामने आ जाएगा तो फिर जो करना शेर ने करना है। तो ये जो इस वक्त ये जो भाग दौड़ हो रही है, ये ठीक है, खबर गर्म रखने के लिए, मिजाज गर्म रखने के लिए दिल करता है कि आदमी सुनता रहे, लेकिन बुनियादी बातें अब सब तय हो चुकी हैं। ये एग्जीक्यूशन की तैयारी है और आगे जाके क्या शक्ल अख्तियार करेगी फाइनल आने वाले दिनों में, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा, वो क्या कंक्लूड होता है, यहां पे जब दूसरी हुकूमतें आएंगी तो फिर उसके बाद क्या होता है ना। तो ये अभी चीज़ें बहुत बनती बिगड़ रही हैं, लेकिन अगेन याद रखें नवाज शरीफ अभी तक लंदन बैठा है, अभी उसने पाकिस्तान आना है। चलिए जनाब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।